वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, RWA पे जो SSC GD का मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था 9 जनवरी को, उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही क्लास और क्या चीज़ संशोधन करना चाहिए, क्या चीज़ और बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 92% स्कोर किया, उसका 4 विषयों में स्कोर 89, 99, 88, 92 था। 5वें विषय में उसका स्कोर ज्ञात करें। कह रहा कि 5 विषय हैं, कोई छात्र है, टोटल 5 विषय हैं। तो इस छात्र ने टोटल 5 विषयों को मिलाकर 92 अंक हासिल किए। 5वें विषयों को मिला के 92% हासिल किए, मतलब 5वें विषय का मिला के 92% बन रहा है। ठीक है, तो हम इससे गुणा कर देंगे 5 से, तो हम देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। तो 5 दूना 10, 5 9 45, 46, यानी टोटल इसने 460 प्राप्त किए 5 विषयों को मिला के। लेकिन कह रहा है कि 4 विषय में, एक में 89, एक में 99, एक में 88, एक में 92, 4 में इतना इतना किया। तो पूछा कि 5वें में कितना किया होगा, तो बस हम इन चारों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 9 के 9 18, 29 27, 1 28 के 8 हासिल 2, फिर 9 चौको 36, 368 आ गया। 368 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 5वें विषय का आ जाएगा। तो आ गया 2, यहाँ से आ गया 9, ये आ गया 92, यानी 5वें विषय में 92 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 92। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। कह रहा है कि 15,000 की एक धनराशि 4 वर्षों में 21,000 हो जाती है, साधारण ब्याज की दर बताना है। कोई धनराशि है जो कि 15,000 है और ये 4 वर्षों में, 4 साल में कितनी हो जाती है, 21,000 हो जाती है। 21,000 हो जाती है साधारण ब्याज की दर से। तो हम देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले देखें कितने की वृद्धि हो रही है, तो 15 से 21, 6,000 की वृद्धि हो रही है। ये 4 साल का है, तो हम 1 साल का निकाल लेंगे, तो 1 साल का आ जाएगा 1500। ठीक है, 1 साल का आ गया 1500। कितने पे, 15,000 पे 1 साल का 1500 ब्याज मिल रहा है, गुणे 100। ठीक है, बस हमारा यहाँ से दर निकल जाएगा। तो डबल जीरो से डबल कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 10%, यानी दर हमारा आ गया 10%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है, यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 92 है, तथा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। इसमें एलिगेशन लगाएंगे, कुछ नहीं, आसान है। कह रहा है कि बॉयज है और गर्ल है। कह रहा है कि लड़कों द्वारा प्राप्त अंक 90 है, लड़कों द्वारा प्राप्त अंक 90 है। ठीक है, औसत अंक 90 है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। कह रहा है कि पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा का हम बीच में मान लेते हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक 92 है। ठीक है, और यहाँ पे लड़कियों का हमसे पूछा, ये हमको पता नहीं है, तो ये हमसे पूछा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है, वो 3:2 दे रखा है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो हमसे इसका मान हमें बताना है। देखो, लड़कों का आ गया 90, लड़के और लड़कियों का दोनों का मिला के है 92, लड़कियों का हमें पता नहीं, और इनका अनुपात 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे जो अंक होता है वो 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो इससे बड़ा यानी कि ये इससे छोटा होगा। तो हम 90 में से अगर इसको माइनस करेंगे, 92 से 90 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 2 का मान ही है 2, तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 ही गुना ज़्यादा है। तो ये भी 3 ही रहेगा ना, 1 गुना ज़्यादा 3 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अगर कुछ और आता तो हम इससे उतना चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये 2 ही आ रहा है, 2 दिया भी हमारा, तो ये भी 3 ही रहेगा। तो अब 92 में से इससे ज़्यादा रहेगा ना, ये इससे कम है तो इससे ज़्यादा, तो हम 92 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाएगा, तो 92 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 95। ठीक है, तो लड़कियों का औसत अंक आ गया 95, तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, मैं यही भी बताता हूँ, प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, मान लेते कि ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 216 है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी भुजाएं 3 4 5 है, इसकी भुजाएं 3 4 और 5 है, इसकी भुजाएं 3 4 और 5 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि ट्रिपलेट का मतलब 3 4 5, इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, यानी 3 और 4 का योग 5वीं भुजा के बराबर है, यानी कि ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो देखो 5 25 और 4 चौको 16 और 9 25 हो जाएगा, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, बस हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि 1/2 आधार गुण आधार और ऊंचाई, यानी 4x गुणे 3x, इसी का मान 216 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 दूना 4, 2 3 6, 6 से इसको माइनस काटेंगे तो आएगा 36, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो x बराबर हमारा यहाँ से आ गया 6। ठीक है,
तो अब हमसे पूछा है कि उसका परिमाप, तो परिमाप हमको पता है क्या होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़। तो 4 3 7, 7 5 12, 12x, 12x, x की जगह 6 रख देंगे, 12 6 72, ठीक है। ये परिमाप आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही बताना था। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। कह रहा है कि एक पटरी के निकट एक खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करती है। तो आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की दूरी ही पार करेगी। तो हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमसे समय बताना है, तो समय इधर आ जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितना दे रखा है 100 मीटर, और चाल हमारा दे रखा है 30। तो ये मीटर में है तो इसको हम चेंज करेंगे किलो मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 कट गया, 3 6 18, 5 दूना 10, 2 6 दूना 12, ये आ गया 12, ठीक है। यानी 12 सेकेंड में वो ट्रेन उस आदमी को पार कर लेगी, ठीक। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि रोहित ने 100 गेंदों में 96 रन बनाए। रोहित ने 100 गेंदों में 96 रन बनाए, 100 गेंदों में 96 रन बनाए। कह रहा कि यदि 4 गेंदों में 24 रन बनाए, 4 गेंदों में अगर 24 रन बनाए, 4 गेंदों में अगर 24 रन बनाए तो शेष गेंदों में कुल कितने रन प्रतिशत रन बनेंगे। तो शेष गेंदों में कुल कितने प्रतिशत रन बनेंगे। प्रश्न आसान है, कुछ नहीं, बस समझना। देखो कह रहा है कि 100 गेंदों में 96 रन बने, ठीक। आगे कह रहा है कि 4 गेंदों में 24 रन बने, 4 गेंदों में 24 रन बने। तो कह रहा है कि तो शेष गेंदों में कुल कितने रनों से कितने प्रतिशत रन बनेंगे। तो देखो 4 गेंदे, 100 में से 4 गेंदे में 24 रन बन गया, तो अब गेंदे बची कितनी, 100 में से 4 गेंद तो खत्म हो गया, तो गेंदे बची हमारा 96। अब 96 रन में से अगर 72 रन तो 4 गेंदों 96 रनों में से 24 रन तो 4 गेंदों में ही बन गया, तो बचा रन कितना 72 रन, रन बचा 72। तो 96 में 72 रन बनाना है, गुणे 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस हमारा परसेंटेज आएगा 24 3 72, 24 चौक को 100, ये आ जाएगा 25 बार, ये आ गया 75%, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा आ गया 75%। तो शेष गेंदों में कुल रनों में से 75% रन बनेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बेहद आसान है। कह रहा है कि दौरे पर स्थित एक व्यक्ति पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 200 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है, उसकी औसत गति बताना है, ठीक है। कह रहा है कि पहले 200 किलोमीटर की दूरी 120, फिर कह रहा है कि अगले 200 किलोमीटर की दूरी 150। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा ना, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो T1 T2 टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 4 5 6 20, 4 3 12, ठीक है। यहाँ से आ गया कट के 5 चौको 20, 5 3 15, ठीक है। टाइम आ गया। अब इस टाइम को हम जोड़ लेंगे, तो टाइम को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9/3, 9/3 यानी कि 3, ठीक है। तो टाइम हमारा आ गया 3, टोटल टाइम हमारा आ गया 3। तो हमसे पूछा है कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो आपको पता है कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी मतलब पहले 200 और बाद के 200, कुल दूरी हो गया हमारा 400, पहले 200 और बाद के 200, कुल दूरी हो गया हमारा 400, कुल दूरी हो गया हमारा 400, ये पहले के 200, ये दूसरा 200, कुल दूरी हो गया हमारा 400 और बट्टे कुल समय, तो कुल समय लगा हमारा 3, कुल दूरी समय लगा हमारा 3, बस औसत औसत चाल आ गया। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये औसत चाल आ गया, ठीक है। 133.33, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक बाल्टी को भरने के लिए 25 मग पानी की आवश्यकता है। कह रहा है कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, इसको भरने के लिए हमें 25 मग पानी की आवश्यकता है। कितनी, 25 मग पानी की आवश्यकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि मग की क्षमता अपने वर्तमान के 2/5 भाग तक कम हो जाए तो बाल्टी को भरने के लिए कितने मग की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि जो क्षमता है, वो जो एक मग है जो जिसकी क्षमता पहले 5 थी अब 2 हो जा रही है, पहले 5 थी अब 2 हो जा रही है, 5 से 2 हो जा रही है, ठीक है, 5 से 2 हो जा रही है, ठीक है, 5 से 2 हो जा रही है, पहले 5 थी अब 2 हो जा रही है। तो 25 मग, ये जो बाल्टी है इसमें हम 25 मग भर रहे हैं और एक मग की क्षमता 5 है, तो 25 गुणे 5 कर देंगे तो हमारा टोटल क्षमता निकल गया, टोटल क्षमता निकल गया। तो कह रहा है कि जब क्षमता 5 से 2 हो जाएगी तब इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, तब इसे भरने में कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो हम 2 से भाग दे देंगे इसको, तो आ गया 5 25, 125/2, तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4.5, यानी 62.5, ये इसका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस समझना था। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2 3 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी 2 3 और 6 घंटे में किसी जलाशय को भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, प्रश्न आसान है। अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 3 6 से कट जाए, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ गया। ठीक है, अगर ए इसे 2 घंटे में भरता है तो हर घंटे कितना लीटर पानी भरता होगा? 3। और इसी तरह इसको 3 दूना 6, इसी तरह इसको आ गया 6 कम 6। ठीक है, यानी ये हर घंटे 3 लीटर पानी भरता है, बी 2 लीटर और सी 1 लीटर। आगे प्रश्न कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए? तो देखो बी को बंद किया जा रहा है, ध्यान रखना, बी को बंद किया जा रहा है, मतलब जो ए है और जो सी है उसे बंद नहीं किया जा रहा है, उसे पूरा 1 घंटे 15 मिनट चलाया जा रहा है। 1 घंटे 15 मिनट चलाया जा रहा है, 1 घंटे 15 मिनट पूरा चलाया जा रहा है। किसको? ए और सी को। तो हम ए और सी को पहले 1 घंटे 15 मिनट पूरा चला लेते हैं, फिर जितना बचेगा उतना बी भरेगा। तो ए और सी मिलकर कितना भरते हैं पानी? 1 घंटे में 4 लीटर। और 15 मिनट में कितना भरेंगे? देखो 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर मतलब 60 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं। तो 1 लीटर पानी भरने में कितना लेंगे? 15 मिनट। समझ में आ रहा है भाई? जैसे 15 मिनट, जैसे ए और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं तो 15 मिनट में कितना भरेंगे? 15 लीटर में 1 लीटर। तो ए और सी मिलकर टोटल 5 लीटर पानी भर देंगे 1 घंटे 15 मिनट में। ए और सी मिलकर 1 घंटे 15 मिनट में 5 लीटर पानी भर देंगे, 5 लीटर पानी भर देंगे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, तो टोटल पानी है हमारा 6 लीटर, टोटल जो जलाशय वो हमारा 6 लीटर का है। तो 6 लीटर में से ए और सी ने भर दिया 5 लीटर, तो बचा कितना? 1 लीटर। बचा कितना? 1 लीटर। अब 1 लीटर को बी भरेगा क्योंकि बी तो बंद हो जा रहा है, तो बी भरता है 1 घंटे में 2 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर। ठीक है, तो 1/2 और मिनट के लिए 60 से गुणा कर देंगे, मिनट के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30, आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी बी 30 मिनट तक पानी भरेगा, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। बी 30 मिनट पानी भरेगा, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। तो इसको ऐसे ही मैंने लगाया था। ठीक है, आई होप कि आपको समझा पाया हूँ। यहीं पे एक और सवाल बताता हूँ, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, कह रहा है कि एक टैंक में 8 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है। एक टैंक है, मान लेते हैं कि ये टैंक है, इसमें एक पाइप लगा है जिसका ये व्यास, जिसका ये व्यास 8 सेंटीमीटर का है। व्यास का मतलब होता है 2r, और r 8 सेंटीमीटर, तो r का मान आ गया 4, r का मान यहाँ से आ गया 4, यानी ये जो पाइप लगा है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टंकी है जिसमें एक पाइप लगा है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसी से पानी भरा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने पाइप समान मात्रा में पानी की आपूर्ति करेंगे? कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने पाइप समान मात्रा में, कह रहा है कि टंकी यही रहनी चाहिए, बोल रहा है कि टंकी यही रहनी चाहिए, और जो पाइप है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, पाइप थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसका व्यास दे रखा है 2r का मान दे रखा है, 2r का मान दे रखा है 4, यानी r का मान आ गया 2। कह रहा है कि देखो स्टार्टिंग में कह रहा है कि एक पाइप है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इस टैंक को भर रहा है। अब टैंक यही रहेगा लेकिन पाइप जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो कितने पाइपों की आवश्यकता होगी ताकि ये टैंक समान समय में भर जाए। ठीक है, तो बस हमें निकालना है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ये जो टैंक है ये एक वृत्त वाला टैंक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि ये कितना पानी भर रहा है। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना पानी भर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बटे में छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर की जगह रख देंगे 4, तो 4 चौको 16, इसके जगह रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, तो आ गया कट के 4। तो ये इसका आंसर है, यानी 4। तो 4 सेंटीमीटर व्यास के 4 पाइपों की आवश्यकता होगी इस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 4। पता नहीं भाई समझा पाया कि नहीं। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 है, बेहद आसान है, यहीं पे बताता हूँ। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित कुल धनराशि के 600 और 648 है। कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 648 है। तो ब्याज की दर हमें बताना है। तो हमें देखो मूलधन भी नहीं पता है और ब्याज की दर भी नहीं पता है, और 2 साल के लिए है, टाइम हमारा 2 साल दे रखा है। ठीक है, टाइम हमारा 2 साल दे रखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना ब्याज लग रहा है, कितना ज़्यादा है, मतलब 2 साल का ये साधारण ब्याज है और 2 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में 48 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 2 साल का साधारण ब्याज है। तो हम 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो आ जाएगा 300। 1 साल का साधारण ब्याज आ गया 300। साधारण ब्याज जो होता है वो समान में बटा होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया 300, तो 300 पे
ये 4800 ब्याज लग रहा है, 300 पे 4800 ब्याज लग रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज। तो 300 पे ही 48 का ब्याज लग रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो जीरो जीरो कट गया, आ गया 16%। तो हमारा दर आ गया 16%, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ऐसे ही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कुछ नहीं है, आसान है। कह रहा है कि निम्नलिखित 3 संख्याओं में से किस का एलसीएम 144 है, किसका एलसीएम 144 है और एचसीएफ 12 है। तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि मतलब अगर किसी का एचसीएफ 12 है, जैसे 3 संख्याएं हैं, अगर कोई 3 संख्याएं हैं, अगर उनका एचसीएफ 12 है तो मतलब वो तीनों संख्याएं 12 से कटेंगी। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में तीनों संख्याएं 12 से नहीं कट रही हैं, बी में तीनों संख्याएं 12 से नहीं कट रही हैं, सी में तीनों संख्याएं 12 से नहीं कटेंगी। तो एक ऑप्शन नंबर 4 है जो इसमें तीनों संख्याएं 12 से कटेंगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, ये वाला तो ऑप्शन से हो गया था। प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि एक्स और वाई के वेतन में, एक्स और वाई के वेतन 4 और 5 के अनुपात में है, एक्स और वाई के वेतन 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर प्रत्येक के वेतन में 5000 की बढ़ोतरी होती है तो यह अनुपात 9:11 हो जाता है, यह अनुपात 9:11 हो जा रहा है। प्रत्येक के अनुपात में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 5000 की, 5000 की बढ़ोतरी हो रही है प्रत्येक के अनुपात में। तो दोनों के बीच का गैप भी तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में 5000 की बढ़ोतरी हो रही है, तो गैप भी बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गैप कितने का है, 5 से 4, 4 का गैप यहाँ से, 5 से 6, 6 का गैप है, गैप बराबर नहीं है। तो अब गैप हमें बराबर करना होगा। गैप बराबर करने के लिए क्या करना होता है, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 1 है और इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 2 है। अब इस 2 का गुणा इस 4 और 5 में करेंगे और इस 1 का गुणा इस 9 और 11 में करेंगे। तो इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 5 10, 1 का गुणा करेंगे तो ये 9 और 11 ही रहेगा, 9 और 11 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा नया अनुपात बन गया। तो अब हम देख रहे हैं गैप बराबर हो गया, यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ भी गैप 1 का है, बस हमें गैप बराबर करना होता है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देखो कह रहा है कि 5000 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं रेशियो के हिसाब से 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी 1 का मान 5000 दे रखा है, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 5000 ज़्यादा। तो हमसे पूछा है कि एक्स का वेतन, तो एक्स का वेतन भी 8 नहीं होगा, ये भी इससे 5 गुना ज़्यादा, 8 गुणे 5000, तो ये हो जाएगा 40000, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 40000, तो ये इसका सही आंसर है। ऐसे ही किया जाता है भाई, और क्या ही है। आगे हमारा प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है 14, जो कि सरलीकरण का है, कुछ नहीं है भाई, आसान है। देखो ये 12.5 है, तो 12.5 भागे 0.05, 0. तो यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो नीचे ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1205 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे 5 हो गया, प्लस ये 25 है, 25 है, इसको बटे में आएगा 5, बटे में आएगा 0.5, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस 5, तो ये आ गया 5 दूना 10, 5 25, 2500, ये आ गया 50 और ये आ गया 5, तो जोड़ देंगे तो 50, ये आ जाएगा 25, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना था, कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, आसान है भाई, ये भी कह रहा है कि यदि 8 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23 और 31 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व की प्राप्ति। आपको पता है कि राजस्व क्या होता है, राजस्व क्या होता है, राजस्व मैं यहाँ पे बता दूं कि राजस्व क्या होता है, मूल्य गुणे उत्पाद या कुछ भी संख्या या कुछ भी उत्पाद, मूल्य गुणे खपत, खपत या उत्पाद, जो भी आप रख लो। जैसे अगर एक आम का दाम 5 रुपये है, अगर मैं 2 आम खा लेता हूँ तो राजस्व कितना होगा, 10 रुपये होगा ना। जैसे एक आम का दाम 5 रुपये, अगर मैं 2 आम बेच देता हूँ तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपये। वहीं यहाँ पे कहा है कि पहले क्या है कि टिकट का मूल्य, पहले टिकट का मूल्य कितना था, 8 और 11, टिकट के मूल्य का अनुपात 8 से 11 है, टिकट के मूल्य का अनुपात 8 से 11 दे रखा है, 8 से 11 दे रखा है, मूल्य का अनुपात 8 से 11 दे रखा है। कह रहा है कि टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या 23:21 दे रखा है, 23:21 दे रखा है, 23:21 दे रखा है। देखो मूल्य का अनुपात दे रखा है 8 से 11 और टिकटों की संख्या का अनुपात दे रखा है 23 और 21। तो जब मूल्य 8 रुपये था तब 23 टिकट बिक रहे थे, और जब मूल्य 11 रुपये हो गया तब 21 टिकट बिक रहे हैं। तो हम टोटल निकाल लेंगे कि राजस्व कितना मिलेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 के 4, 8 2 16, 2 18, ठीक। इसका गुणा करेंगे तो 11 के 11, 11 2 22 23, ठीक है। तो पहले हमें इतना रुपया मिलता था, अब इतना रुपया मिल रहा है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। आगे प्रश्न में कहा है कि अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, मतलब वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, यानी 184 का मान दे रखा है क्वेश्चन में, 36,800, 36,800,
36,800। तो हमसे इसका मान पूछा है, 231 का मान पूछा है, तो बस 36,800 बटे 184 गुणे 231। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कर लेते हैं हम लोग। तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, ये आ गया 8 चौको 32, 8 से 48, 23 दूना 46, ये आ गया 2000। सॉरी इनका इनका अंतर पूछा है, सॉरी इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर क्या आएगा, मैंने गलती कर दिया, इनका अंतर पूछा हमसे, तो इसका अंतर आएगा 7, यहाँ पे 4। इनका अंतर पूछा है, 47 का मान पूछा है, 47 का मान पूछा है, तो हम 47 से गुणा कर देंगे। दो 7 14 के 4, 2 चौको 8 1 9, यानी 9,400। इसका आंसर आ गया 9,400। थोड़ा सा कम जगह है इसीलिए आपको समझा नहीं पाया, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुछ दूर चलना है, वह आधी दूरी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और बाकी आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो कुल लिया गया समय 11 घंटे था, तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। तो इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। मान लेता हूँ कि पहले 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, फिर बाद में 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। पहले 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है आधी दूरी, फिर आधी दूरी 5 की स्पीड से चलता है। तो अब मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो इन दोनों से कट जाए, तो नंबर ले लेता हूँ 30। तो मान लेता हूँ कि टोटल दूरी है मेरी 30, मेरी दूरी है 30। अगर 30 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से तय करता है तो 5 घंटे लगते हैं, अगर 30 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से तय करता है तो 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल उसे 11 घंटे लगते हैं, टोटल उसे 11 घंटे लगते हैं। और तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये 11 आ रहा है, और समय भी दे रखा है 11, तो इसे कितना गुना ज़्यादा, 1 गुना ज़्यादा। तो जितना हमारा क्वेश्चन में समय दे रखा है उतना भी इनको लग रहा है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे पूछा है कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। तो देखो पहले 6 की स्पीड से 30 किलोमीटर चलता है, फिर 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर चलता है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर ना, टोटल दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर। यही है ना, पहले पहले चलता है 6 की स्पीड से 30 किलोमीटर, फिर 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर, तो टोटल समय लगता है 11। तभी तो यानी टोटल दूरी अगर 60 रही होगी तो 60 में से 30 दूरी चला 6 की स्पीड से और 30 दूरी चला 5 की स्पीड से, तो 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 घंटे लगे, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 घंटे लगे, तो टोटली 11 घंटे लगे, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा है। तो हमारा टोटल दूरी आ गई 60 किलोमीटर। या तो ऐसे लगा लो या तो फिर ऐसे आप लगा लो। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी समय इसका उल्टा होता है, समय उसका उल्टा होता है। तो चाल का हमारा मान दे रखा है 6 और 5, तो हम मान लेते हैं कि चाल का अनुपात है 6:5, तो समय कितना हो जाएगा, तो 5:6 हो जाएगा, क्योंकि समय उल्टा होता है। तो 5 ये स्पीड है, ये टाइम है, तो इस टाइम हो जाएगा हमारा 5:6। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 6×5 = 11 आ गया ना, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कह रहा है कि टोटल समय 11 लगता है, तो बस हमारा 11 आ गया। तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें अपनी दूरी, तो 6×5 = 30, तो टोटल दूरी यहाँ से भी आ जाएगी 60। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। कह रहा है कि 10 वस्तु 18 के भाव से खरीदे गए और 8 वस्तु 10 के भाव से बेचे गए। यहाँ पे RS का मान दे रखा है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे वस्तु है। कह रहा है कि 10 वस्तु 8 रुपये के भाव से खरीदे गए। कह रहा है कि 8 वस्तु 10 रुपये के भाव से बेचे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका होता है, जो वस्तु होता है इसको हम बराबर करेंगे, वस्तु होता है इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर होकर आ गया 40, ठीक है, 40, और ये आ गया 8 चौको 32, और ये आ गया 10×5 = 50। ठीक है, यानी पहले हमारा जो पैसा बन रहा था वो 32 था, अब बन गया 50, पैसा अब हो गया 50। ठीक है, तो बस हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो 32 पे कितने का लाभ हो रहा है, 18 पे, 32 पे 18 का लाभ हो रहा है, 32 पे 18 का लाभ हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस निकाल लो। 4 8 25, 4 दूना 8, 25 आ गया, 2 9 18, 2 चौको 8, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22/4। अब इसको आप भाग करोगे तो 5 चौको 20, सॉरी 4 5 20, 4 7 24, 2 5, 56.25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैं समझा पा रहा हूँ।
आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखो प्रश्न आसान है, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो लग जाएगा। कह रहा है कि 15 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन कहा है क्या है, बस कुछ नहीं कहा है। कहने का मतलब ये है कि 15 आमों का 15 आमों को बेचने पर, यानी 15 आमों का सीपी 20 आमों के सीपी के बराबर है, यानी 15 आमों का विक्रय मूल्य 20 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। बस ये क्वेश्चन में कहा है कि 15 आम बेचने पर एक विक्रेता को 20 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी 15 आम का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 20 आम के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एसपी को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर आ जाएगा 15/20। ठीक है, तो ये काट देंगे तो 5 × 15 5 × 20, ये आ गया 3/4, ये आ गया 3/4, यानी सीपी का मान हमारा 3 है और एसपी का मान हमारा 4 है। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आपको पता है कि लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी 3 पे 1 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 3 पे 1 का लाभ हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो ये आएगा 33.33%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, जो कि सरलीकरण का, इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप लोगों ने लगा लिया होगा, ये 71 ही आएगा इसमें। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि 15 महिलाओं ने 6 घंटे काम करके 225 kg चाय की पत्तियां जमा की। कह रहा है कि 15 महिलाएं 6 घंटे काम करके 225 kg पत्तियां जमा की। ये वो वाला, इसमें वो वाला नियम लग रहा है M1D1 वाला। ठीक है, आगे कह रहा है कि 8 घंटे में 12 महिलाओं द्वारा कितनी पत्तियां जमा होंगी। एक्स मान लेते हैं कि एक्स पत्तियां जमा होंगी, तो इसी का मान हमें बताना है। तो अब क्या, अब सॉल्व कर लीजिए। 15 से कट गया 15 बार, और ये आ गया 6 दूना 12, और ये आ गया 15 दूना 30, 8 3 24, यानी 240। इसका आंसर आ गया 240 kg। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद।